हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सब लोगों का पीसीएस बाई तरुण में। जैसे कि आप सभी को पता है कि यूपी पीसीएस प्रीलिम्स की टेस्टिस को आज हम लगा रहे हैं और यहाँ पर आज की जो हमारी है दृष्टि आईएएस की टेस्टिस जो है होने वाली है। आज की हमारी दृष्टि आईएएस में जनरल स्टडी जीएस के पार्ट 1 की हम यहाँ पर बात करेंगे और यहाँ पर हम जीएस में भी ज्योग्राफी के सेगमेंट के जो है बात यहाँ पर करने वाले हैं। तो ज्योग्राफी के 109 क्वेश्चन टेस्टिस में है और 41 क्वेश्चन आपके यहाँ पर करंट अफेयर्स के हैं। तो देखते हैं आज हम कितने क्वेश्चनों को यहाँ पर करने की कोशिश करते हैं। आई थिंक आप लोगों को पूरी प्रॉपर तरीके से दिख पा रहा होगा। अगर कोई डाउट है कुछ है तो आप मुझे कमेंट कर देना। नेक्स्ट वीडियो में हम सुधार करने की कोशिश करेंगे और इसकी पीडीएफ वगैरह आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड वगैरह कर सकते हो। चलिए आज के हम पहले क्वेश्चन की बात करेंगे। भारत में शीत ऋतु के दौरान पश्चिमी जेट स्ट्रीम के द्विविभाजन का कारण कौन सी पर्वत श्रेणी है? तो भारत में शीत ऋतु के समय जो पश्चिमी जेट स्ट्रीम आती है तो बात कर रहा है कि उसका विभाजन हो जाता है। उस विभाजन में कौन सी पर्वत श्रेणी की प्रमुख भूमिका रहती है? तो अगर हम बात करें अरावली की तो आप कहेंगे अरावली की तो सर नहीं रहती। क्यों? क्योंकि अरावली तो ऑलरेडी इस तरीके से बनी हुई है राजस्थान में। विंध्यन पर्वत श्रेणी की बात करें तो भाई ये भी नहीं रहती है क्योंकि ये तो आपकी मध्य भारत में है। पश्चिमी घाट, अब पश्चिमी घाट तो आपका यहाँ पर देखने में मिलेगा तो इसका भी रोल नहीं है। कौन सा बचता है? एक सिर्फ ओनली हिमालय पर्वत श्रेणी। हिमालय पर्वत श्रेणी इस टाइप में है और इसी टाइप में आपकी जो है ऊपर और नीचे की ओर बट जाती है। इसका शीत ऋतु का क्या कहते हैं? शीत ऋतु के दौरान जो पश्चिमी जेट स्ट्रीम आती है उसका द्विविभाजन हो जाता है। तो हम कहेंगे हिमालय जो पर्वत श्रेणी है जेट स्ट्रीम के लिए द्विविभाजन के रूप में जानी जाती है। अगर इसके बारे में थोड़ा और समझें तो उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र के ऊपर लगभग यह जो है 8 किलोमीटर की ऊंचाई पर पश्चिमी जेट स्ट्रीम तीव्र गति से बहती रहती है। जेट स्ट्रीम भारतीय उपमहाद्वीप की ओर बढ़ती है और विशाल हिमालय अवरोध को काटती है जिसकी दो शाखाओं में इसका विभाजन हो जाता है। एक आपके तिब्बत के ऊपर बहने लगती है, दूसरी आपकी हिमालय के दक्षिण मतलब कि गंगा यमुना के मैदान के ऊपर जो है आपकी बहने लगती है। हिमालय पर्वत श्रेणी अपनी अत्यधिक ऊंचाई विशालता के कारण प्राकृतिक दीवार के रूप में भी जानी जाती है। क्यों? क्योंकि हिमालय कैसा एक दीवार के रूप में देखता है तो इसीलिए जेट स्ट्रीम का विभाजन भी हो जाता है। एक मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ पर एक पॉइंट है जो आपको याद कर लेना चाहिए। आई थिंक उत्तरी भाग हिमालय की उत्तरी सीमा के साथ बहता है और दक्षिणी भाग हिमालय के दक्षिणी सीमा के साथ 25 डिग्री उत्तर अक्षांश के साथ पूर्व की ओर बहता है। ये आपको थोड़ा सा ध्यान जरूर करना चाहिए, एग्जाम में हो सकता है इसको एग्जाम में आ जाए। अच्छा, जब पश्चिमी जेट स्ट्रीम आती है तो भारत में कुछ लाती है। क्या लाती है? वर्षा लाती है, ओलावृष्टि लाती है। क्या लाती है? ओलावृष्टि लाती है और हिमपात भी होता है। क्या होता है? हिमपात होता है जिससे कि ग्लेशियरों में बर्फ का बढ़त देखने को मिलती है। तो ये सभी चीजें आपकी पश्चिमी जेट स्ट्रीम से फायदेमंद हैं। नेक्स्ट आता है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म एल्यूमिनियम संयंत्र राज्य के साथ सम्मिलित नहीं है? एल्यूमिनियम संयंत्र राज्य के साथ सम्मिलित नहीं है। कौन सा यहाँ पर सम्मिलित नहीं है जैसे बात कर रहा है? रेणुकूट उत्तर प्रदेश में है, बिल्कुल करेक्ट है। कोरबा छत्तीसगढ़ में है, ये भी सही है। रत्नागिरी की जैसी बात आए तो रत्नागिरी हम कहेंगे गुजरात में सर नहीं है। कहां पर है रत्नागिरी? आपके महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। तो हम कहेंगे सी वाला ऑप्शन यहाँ पर गलत था। अंगुल आपका उड़ीसा में है, ये ऑप्शन भी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क है और किस स्टेट को में स्थित है? लेकिन पूछ रहा है कि कौन सा सही नहीं है। इंद्रावती की बात करें छत्तीसगढ़ राज्य में है, करेक्ट है। एर्नाकुलम की बात करें केरल में है, ये भी ठीक है। कुद्रेमुख आपका तमिलनाडु में नहीं है, कुद्रेमुख आपका कहां पर है? कर्नाटक राज्य में स्थित है। तो हमारा सी ऑप्शन यहाँ गलत है। और डेजर्ट नेशनल पार्क की बात करें तो ये आपका राजस्थान में है, हम कहेंगे ये भी आपका ऑप्शन जो है करेक्ट है। तो ऑप्शन जो आपका यहाँ पर गलत कौन सा है? सी वाला ऑप्शन गलत था। कुद्रेमुख आपका तमिलनाडु में ना होकर कर्नाटक राज्य में है। एक तरफ तांबा खनन क्षेत्र है, दूसरी तरफ राज्य। कौन सा तांबा खनन क्षेत्र किस राज्य से संबंधित है? तो जैसे बात करें खेतड़ी आपका राजस्थान में है, मलाजखंड आपका मध्य प्रदेश में है ना। बेल्लाडीला की बात किया, बेल्लाडीला कहां पर है? तो हम कहेंगे छत्तीसगढ़ राज्य में है। और रखका की बात किया तो आपके झारखंड राज्य में है। ऑप्शन हमारा जो है आपका यहाँ पर ए वाला सही हो जाएगा। ए का दूसरा, बी का तीसरा, सी का चौथा और डी का पहला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। ध्रुवीय जलवायु के संदर्भ में विचार करें, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही है? तो ध्रुवीय जलवायु के बारे में विचार करना है, ऑप्शन कौन से सही है? यह ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी से प्रभावित है। कैसी है? जो आपकी ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी है उससे प्रभावित है, हम कहेंगे करेक्ट है। दूसरा है इस जलवायु में ग्रीष्म ऋतु में छोटी और शीत ऋतु होती है, छोटी और शीत होती है, जबकि शीत ऋतु लंबी और अत्यधिक शीत होती है। तो हम कहेंगे ये भी ऑप्शन सही है। अच्छा, आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, ध्रुवीय जलवायु अत्यंत शीत तापमान में युक्त है। कैसी है? ज्यादा ही शीत तापमान में जो है यहाँ पर
पाया जाता है और मुख्यतः ध्रुवीय उच्च दाब पेटी से प्रभावित होता है। यह पट्टी जो है शीत वायु के नीचे उतरने के कारण जो है बनती है, ये भी थोड़ा सा याद रखिएगा। तो ऑप्शन हमारे कितने सही रहेंगे, 1 और 2 दोनों ऑप्शन हमारे जो हैं आपके करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, वायुदाब के ऊर्ध्ववर्ती वितरण के संबंध में कौन सा ऑप्शन सही है। तो वायुदाब के ऊर्ध्ववर्ती, यहाँ पर जो बात कर रहा है कि भाई साहब वायुदाब एयर प्रेशर के बारे में ऊर्ध्ववर्ती वितरण के बारे में कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। वायुदाब ऊंचाई के साथ स्थिर रहता है। वायुदाब ऊंचाई के साथ स्थिर रहता है क्या, नहीं, वायुदाब ऊंचाई के साथ घटता है। क्या होता है, तो यहाँ पर घटता है, हम कहेंगे ऑप्शन पहला वाला गलत हो गया। दूसरा है, एक मिनट, दूसरा है वायुदाब ऊंचाई के साथ बढ़ता है। तो अभी बताया मैंने ऊंचाई के साथ क्या होगा भाई, बढ़ेगा नहीं, घटेगा। क्या होगा, घटता है, स्थिर नहीं रहता है। एक भी ध्यान रखना, स्थिर नहीं रहता है, बदलता रहता है। यहाँ पर लिख लो बदलता रहता है और यहाँ पर लिखो घटता है। वायुदाब ऊंचाई के साथ घटता है लेकिन समान दर से नहीं। हाँ, ये आपका ऑप्शन सही है, वायुदाब घटता है लेकिन समान दर से नहीं घटता है। जैसे आप देखोगे क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, महामंडल, ये आपके घटते बढ़ते हैं लेकिन समान दर से थोड़ी ना घटते बढ़ते हैं। वायुदाब ऊंचाई के साथ अनियमित रूप से घटता बढ़ता रहता है। तो हम कहेंगे भाई ये भी आपका ऑप्शन गलत है। अनियमित रूप से क्या होता है, ऊर्ध्ववर्ती वितरण है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका केवल सी वाला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही है। चलिए बात करेंगे, कोरियोलिस प्रभाव पृथ्वी और चंद्रमा के बीच गुरुत्वीय बलों का कारण है। तो कोरियोलिस बल प्रभाव की बात करें, पृथ्वी और चंद्रमा के बीच में गुरुत्वाकर्षण बलों का प्रभाव की बात कर रहा है, जबकि ऐसा नहीं है, पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने का कारण है। क्या है, यहाँ पहला ऑप्शन गलत है। पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमने का कारण है कोरियोलिस बल। तो हम कहेंगे पहला वाला गलत है। फेरल का नियम कहता है पृथ्वी के घूर्णन के कारण पवनों के विचलन की व्याख्या करता है। हाँ बिल्कुल बात ठीक है, फेरल ऐसा एक बात कह रहे हैं, तो ये ऑप्शन आपका केवल दूसरा वाला यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट आता है, ईस्ट पैसिफिक राइज जो सागर नीतल प्रसरण स्थल में से एक है, किन प्लेटों के अपसारी सीमा पर स्थित है। तो ईस्ट पैसिफिक राइज जो सागर नीतल प्रसरण स्थल में से एक है, किन प्लेटों की अपसारी सीमा पर स्थित है। तो हम कहेंगे प्रशांत, कोकोस, नजिका, उत्तरी अमेरिका। तो ऑप्शन हमारा बी वाला करेक्ट रहेगा। प्रशांत, कोकोस, नजिका और उत्तरी अमेरिकी जो प्लेट है, इन पर सागर नीतल प्रसरण स्थल है जो ईस्ट पैसिफिक राइज के अंतर्गत जो है आता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दक्षिणी अपसारी प्रभाव के अनुसार यदि प्रशांत महासागर पर उच्च वायुदाब और हिंद महासागर पर निम्न वायुदाब हो तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। कह रहा है कि दक्षिणी अपसारी प्रभाव के कारण यदि प्रशांत जो महासागर है वहां पर हाई प्रेशर हो जाए और जो हिंद महासागर है वहां पर लो प्रेशर हो जाए, इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। भारत में दुर्बल और दक्षिण पश्चिम मानसून जाएगा। क्या हो जाएगा, भारत में दुर्बल हो जाएगा दक्षिण पश्चिम मानसून। जो आपका दक्षिण पश्चिम मानसून होता है भारत में, जो यहाँ से आता है, वो कैसा हो जाएगा, वीक हो जाएगा। मतलब कि ये कमजोर आपको दक्षिण पश्चिम मानसून देखने को मिलेगा। तो ये वैसे तो इसकी डेफिनेशन बहुत बड़ी हो जाएगी, लेकिन आपको आई थिंक पता ही होगा, आप लोगों ने अपने नोट्स में पढ़ा होगा, तो इसलिए इतना ही करेक्ट हो जाता है। जब किसी अभिसरण सीमा पर दोनों प्लेटें समुद्री प्रकृति की होती हैं तो सबसे संभावित परिणाम क्या होता है। बात कर रहा है कि जब दो प्लेटें हैं और दोनों समुद्री प्रकृति की हैं तो क्या परिणाम हो सकता है, गर्तों का निर्माण हो सकता है। किसका, गर्तों का निर्माण हो सकता है। इस तरीके से जो है यहाँ पर जो है गर्त बन सकते हैं, गर्तों का निर्माण जो है आपका हो सकता है। एक चीज ध्यान रखना है, छोटा सा एक आप लोगों के लिए अपडेट है कि हमारा ऐप आ चुका है। उस ऐप की बात की जाए तो यूपीएससी नट नाम है, और यूपीएससी नट ऐप को डाउनलोड करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उससे भी कर सकते हो या प्ले स्टोर पर सर्च भी कर सकते हो। यहाँ पर आप मल्टीपल एग्जाम्स की टेस्ट सीरीज सेल्फ माध्यम, खुद के माध्यम से ही ऑनलाइन माध्यम में दे सकते हो। और यहाँ पर क्वेश्चन जब आप लगा देते हो वहां पर आपको एक्सप्लेन भी मिलता है, एक्सप्लेन मिलता है, आप उसको भी नोट डाउन कर सकते हो। साथ में मोस्ट इंपोर्टेंट बात यह है, की पॉइंट आपको मिलते हैं, वो की पॉइंट आपको यहाँ पर कॉपी में नोट डाउन कर लेना होता है, एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपोर्टेंट है। सेकंड, हमारा एक कोर्स चल रहा है यूपीपीसीएस के लिए आपका क्विक रिवीजन नोट्स, क्योंकि रिवीजन नोट्स नाम से चल रहा है, जिस पर मैंने एक वीडियो बनाई है और आप उसको भी देख सकते हो, क्या आपको स्ट्रेटजी पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। बाकी आप हमारे इस दोनों कोर्सों को ज्वाइन कर सकते हो। आपको मुझे पूरा विश्वास है कि आपके एग्जाम में बहुत ही सहायक सिद्ध यहाँ पर यह कोर्स जो है होने वाला है। क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है। विचार करें, समुद्र से दूर स्थित स्थानों में आर्द्रता अधिक होती है। अगर समुद्र से हम दूर स्थानों की बात करेंगे, आर्द्रता अधिक होगी या कम होगी, हम कहेंगे आर्द्रता कम होगी।
समुद्र से जितना दूर होते जाएंगे पानी का जो आपका आर्द्रता है वो क्या हो जाएगी, वो कम होती जाएगी। तो ऑप्शन पहला वाला गलत है। दूसरा कहता है महाद्वीपों के आंतरिक क्षेत्रों में दैनिक और वार्षिक तापमान की जो सीमा है वो अधिक होती है। हाँ बिल्कुल बात ठीक है, ऑप्शन केवल हमारा दूसरा सही रहेगा, पहला वाला गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा बल है जो महासागरीय धाराओं को प्रभावित करने वाला प्राथमिक बल माना जाता है। तो एक महासागरीय धाराओं को प्रभावित करने वाला कौन सा बल है, तो हम कहेंगे यहाँ पर एक तो सौर ऊर्जा द्वारा ऊष्मन, पवन के द्वारा भी और कोरिलेश प्रभाव के द्वारा भी। तो तीनों ऑप्शन सही है, तो हमारा यहाँ पर डी वाला हो जाएगा सही, क्योंकि तीनों ऑप्शनों में महासागरीय धाराओं को प्रभावित जो है कर सकते हैं। यहाँ पर आता है महासागरीय धाराएं हैं और उनकी प्रकृति, कौन सी महासागरीय धारा कैसी है। तो हम अगर बात करें यहाँ पर गल्फ स्ट्रीम, कैसी, गल्फ स्ट्रीम की, तो कैसी है, उष्ण जल धारा है, कैसी है, उष्ण जल धारा है। दूसरी बात किया तो कुरोशियो की धारा, कुरोशियो की धारा भी आपकी उष्ण जल धारा है। और अग्लुहास की धारा की बात किया तो ये भी आपकी उष्ण जल धारा है, आपकी शीत धारा नहीं है। तो हम कहेंगे ऑप्शन हमारा 1 और 2 सही रहेंगे, बाकी तीसरा वाला ऑप्शन हमने आपको यहाँ पर बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, वायुमंडल का केवल एक छोटा सा भाग होने के बावजूद जलवाष्प महत्वपूर्ण क्यों। वायुमंडल का एक छोटा सा भाग होने के बावजूद जलवाष्प महत्वपूर्ण क्यों, क्योंकि यह बादल निर्माण और मौसम की घटनाओं को प्रभावित करता है। क्या करता है, बादल का निर्माण करता है और मौसम की जो घटनाएं उनको प्रभावित करता है, इसलिए महत्वपूर्ण है। तापमान व्युत्क्रमण की स्थिति में निम्न में से कौन सी स्थिति प्रबल होती है। तापमान व्युत्क्रमण की स्थिति में कौन सी स्थिति प्रबल होगी, तो हम कहेंगे उष्ण पवन की परत शीत पवन के ऊपर जो है होती है। क्या होती है, उष्ण मतलब कि गर्म पवन की जो परत है किसमें, शीत मतलब कि ठंडी पवन के जो है ऊपर आ जाती है, क्या आ जाती है, ऊपर आ जाती है। उसी को हम तापमान व्युत्क्रमण की स्थिति के रूप में जानते हैं। नेक्स्ट आता है कि निम्नलिखित में से कौन से वायुमंडलीय द्रव्यमानों के प्रमुख स्रोत क्षेत्र हैं। तो वायुमंडलीय द्रव्यमानों के प्रमुख स्रोत क्षेत्र कौन से हैं, अगर हम बात करें तो उच्च अक्षांश ध्रुवीय और निम्न अक्षांश उष्णकटिबंधीय क्षेत्र आपके वायुमंडलीय द्रव्यमानों के प्रमुख स्रोत के रूप में जाने जाते हैं। नेक्स्ट आता है कि लैटेराइट मृदा, लैटेराइट जो मिट्टी है सामान्यतः भारत के किन राज्यों में पाई जाती है। भाई लैटेराइट मिट्टी की बात किया है तो सामान्यतः जो आपके राज्य है कर्नाटक, मध्य प्रदेश और मेघालय। तो हम कहेंगे भैया तीनों ही राज्यों में पाई जाती है, तो ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। लैटेराइट मृदा को सामान्यतः तीनों ही राज्यों में देखा जाता है, जिसमें कर्नाटक, मेघालय, मध्य प्रदेश तीनों राज्य इसमें शामिल आते हैं। इसमें पोषक तत्वों को धुलकर बाहर निकाल जाना जाता है। वन प्रकार और प्रमुख वनस्पति हैं, कौन सा वन प्रकार किस वनस्पति से संबंधित है। तो यहाँ पर हम ऑप्शन पहले देख लेते हैं। तो हम ऑप्शन की अगर बात करें, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में लंबे वृक्ष, लताएं और बेलें मिलती हैं, तो हम कहेंगे तीसरे मिला देंगे। समशीतोष्ण पर्णपाती वन में बात की जाए तो ओक, चेस्टनट और बर्च मिलते हैं, ठीक है। बोरियल वन में बात की जाए तो स्प्रूस, फर और पाइन मिलते हैं। और भूमध्य सागरीय वन में बात की जाए तो जैतून, साइप्रस और कार्क ओक मिलते हैं। तो ये ऑप्शन आपके इस तरीके से जो है आपके पाए जाएंगे। ऑप्शन हमारा यहाँ पर कौन सा, ए वाला जो है करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से शीतोष्ण घास स्थल हैं और स्थान है, उन पर विचार करना है कौन से यहाँ पर सही है। शीतोष्ण घास के स्थल एवं कौन से स्थान पर पाई जाती है उसकी बात करें तो प्रेरी जो है आपकी रॉकी और ग्रेट लेक्स के बीच पाई जाती है, करेक्ट है। स्पीडीज की बात किया तो काला सागर से मंचूरिया के बीच पाई जाती है, ये भी सही है। बेल्ट की बात किया तो डेक्कन्सबर्ग पर्वत से कलाहारी मरुस्थल के बीच पाई जाती है, ये भी सही है। डाउन्स की बात किया है तो जो आपकी डाउन्स है, कौन सी, डाउन्स की बात किया है, जो आपकी डाउन्स है वो कहाँ मिलेगी, वो आपकी ऑस्ट्रेलिया में, कहाँ पे, ऑस्ट्रेलिया में पाई जाएगी, ना कि आपकी क्यूसलैंड में पाई जाएगी। तो ऑप्शन हमारा जो है यहाँ पर चौथा वाला तो गलत है, केवल 1, 2, 3 सही है, तो ए वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। विश्व का बाघ शब्द जो प्राय क्या है, विश्व का बाघ शब्द जो प्राय भूमध्य सागरीय क्षेत्रों से जोड़ा जाता है, क्यों, इसलिए जोड़ा जाता है क्योंकि यह क्षेत्र फल के लिए और मेवों के लिए विविध वृक्षों की खेती का समर्थन करता है, इसलिए विश्व का बाघ शब्द जो है प्राय भूमध्य सागरीय क्षेत्र के लिए जोड़ा जाता है। भूमध्य सागरीय क्षेत्र में फल और मेवों के लिए भरपूर जाना जाता है। निम्नलिखित में से राष्ट्रीय राजमार्ग हैं आपका नेशनल वाटरवेज तथा उनके स्थान में कौन सा सही नहीं है। तो बात करें यहाँ पर हम, राष्ट्रीय राजमार्ग 1 हुगली नदी है, राष्ट्रीय जलमार्ग 3 पश्चिमी तट शहर है, राष्ट्रीय जलमार्ग 4 कृष्णा नदी है और राष्ट्रीय जलमार्ग 68 की बात किया है तो आपका ये 68 वाला का क्या है, हम कहेंगे तापी नदी तो है, NH 100 है, कौन सा, NH 100 है, ध्यान रखिएगा। राष्ट्रीय जलमार्ग 100 जो है आपकी तापी नदी पर स्थित है। और NH 8 की बात, 68 की बात की जाए तो यहाँ पर अगर हम NH 68 की बात किया है तो आपका ये किस पर है, तो हम कहेंगे मंडोवी नदी पर है, कौन सा, मंडोवी नदी पर है। और यह कहाँ पर है, ये आपका गोवा राज्य में है। तो आपका ऑप्शन यहाँ पर डी वाला था गलत, बाकी मैंने आपको बता दिया है।
नेक्स्ट बात करेंगे कौन सी विशेषता भारत में पाए जाने वाले लोहे अयस्क की गुणवत्ता का सर्वोत्तम रूप से वर्णन करता है। तो लोहे अयस्क की गुणवत्ता का सर्वोत्तम रूप से वर्णन करता है, तो यहां पर कौन सा करेगा, तो हम कहेंगे 60% से अधिक उच्च लोहे सामग्री जो है आपकी लोहे अयस्क की गुणवत्ता का वर्णन करेगी। बाकी ऑप्शन बात करें 30% से कम नहीं करेगा, 40% से कम नहीं करेगा, लोहे सामग्री मानक ये भी नहीं करेगा। 60% से अधिक लोहे उच्च लोहे सामग्री है तो आपकी लोहे अयस्क की गुणवत्ता का प्रमाण जो है वो देती है। आपको लोहा तो पता ही होगा ना, कई तरीके के पाए जाते हैं, ये तो आप सभी को पता ही होगा, है ना। चलिए नेक्स्ट बात है निम्नलिखित में से कौन से रामसर स्थल है और राज्य है यहाँ पर सम्मिलित नहीं है। रामसर स्थल राज्यों के बारे में बात करें, एक गलत है, कौन सा है, दीपोरबिल असम राज्य में है, करेक्ट है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में है, ये भी करेक्ट है। नल सरोवर झील की बात किया है तो हम कहेंगे गुजरात राज्य में भी ठीक है। कोलेरू झील की बात किया है, कोलेरू झील का जैसी नाम आता है तो आपको कान खड़े कर लेना है, कोलेरू झील आपकी तमिलनाडु राज्य में नहीं है। कहां पर नहीं है, तमिलनाडु में नहीं है। इसका आंसर आप मुझे बताओ, बहुत छोटा ही क्वेश्चन है आपका, इसका आंसर मुझे कमेंट करके बताओ, कोलेरू झील आपके किस राज्य में पाई जाती है, जरूर बताइएगा कमेंट करके ऑप्शन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कोयला गैसीकरण के द्वारा उत्पादित कोयला गैस का प्राथमिक संगठन क्या है। कोयला गैसीकरण के द्वारा उत्पादित कोयला गैस का प्राथमिक संगठन की बात कर रहा है कि क्या होगा, है ना, क्या होगा, हाइड्रोजन मीथेन कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाएगा, या फिर आपका ऑक्सीजन नाइट्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा, मीथेन इथेन प्रोपेन हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड हाइड्रोजन नाइट्रोजन हो जाएगा। तो हम कहेंगे हाइड्रोजन मीथेन कार्बन डाइऑक्साइड जो आपका है कोयला गैसीकरण द्वारा उत्पादित कोयला गैस का प्राथमिक संगठन के रूप में जाना जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे। दक्षिण भारत में चाय की खेती मुख्य रूप से किस क्षेत्र में की जाती है। दक्षिण भारत में चाय की खेती की बात कर रहा है कि मुख्य रूप से किस क्षेत्र में की जाएगी, तो हम कहेंगे अन्नामलाई एवं नीलगिरी की पहाड़ियों पर, अन्नामलाई और नीलगिरी की पहाड़ियों पर जो चाय की खेती है आपके साउथ इंडिया में की जाती है। क्योंकि चाय की खेती के लिए क्या होता है, पहाड़ी ढलान की आवश्यकता होती है और उच्च वर्षा हाई रेन की आवश्यकता होती है, जहां पर 150 सेंटीमीटर से ज्यादा की वर्षा हो वहां पर आपकी चाय की खेती को किया जाता है। निम्नलिखित में से काली मिट्टी की एक सीमा, प्रमुख सीमा क्या है। देखो ब्लैक सॉइल की बात कर रहा है, एक प्रमुख सीमा क्या है, तो इसकी सीमा खराब जल निकासी है। क्या है, खराब जल निकास की एक सीमा है। जबकि जल धारण करने की क्षमता, ह्यूमस की कम मात्रा और रेतीली बनावट। लेकिन काली मिट्टी की प्रमुख सीमा क्या है, खराब जल निकासी इसकी एक सीमा के रूप में इसको जाना जाता है। पश्चिमी घाट को पार करते समय निम्नलिखित दर्रों को उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम क्या है। अगर पश्चिमी घाट को पार कर रहे हैं और उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम को जानना है तो इसका जो सही क्रम है वो क्या होगा, तो सबसे पहले आपका क्या आएगा, उत्तर में आपका थाल घाट आएगा। क्या आएगा, थाल घाट आएगा, ध्यान रखिएगा। और इस थाल घाट के दक्षिण में क्या आएगा, भोर घाट आ जाता है। क्या आ जाता है, भोर घाट आ जाता है। और उसके बाद आपका पाल घाट आ जाता है। तो हमारा ऑप्शन जो यहाँ पर कौन सा रहेगा, थाल घाट, भोर घाट और पाल घाट। तो उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम आपका यहाँ पर कौन सा है, बी वाला सही रहेगा। 3, 2, 1 ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट आता है मालवा पठार निम्नलिखित में से किन नदियों के द्वारा अपवाहित होता है। मालवा पठार की बात कर रहा है कि किन नदियों के द्वारा अपवाहित होता है, तो मालवा पठार की कहेंगे हम चंबल नदी, केन नदी और बेतमा नदी। मान लो आपका ये मालवा पठार बना हुआ है, इस मालवा पठार पर कौन कौन सी नदियां प्रवाहित होती है, तो हम कहेंगे चंबल होती है, केन होती है, बेतवा होती है। ऑप्शन हमारा डी रहेगा। 1, 2, 3 तीनों ही ऑप्शन हमारे करेक्ट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ेंगे। दक्खन पठार छोटा नागपुर पठार के किसके द्वारा अलग होता है। तो दक्खन पठार छोटा नागपुर पठार से किसके द्वारा अलग होता है, तो हमारा रहेगा एक भ्रंश रेखा है। इसके एक भ्रंश रेखा के द्वारा दक्खन का पठार छोटा नागपुर पठार से जो है अलग होता है और भूवैज्ञानिक क्षेत्र के अंतर इसको जो है जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे कौन सी पर्वत श्रेणी जास्कर श्रेणी के उत्तर में है। तो जास्कर श्रेणी के उत्तर में कौन सी पर्वत श्रेणी है, तो अगर आपको थोड़ा सा जैसे काराकोरम है ना, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, धौलाधर, तो आपके हम क्या बात कर रहे थे कि जास्कर श्रेणी के उत्तर में कौन सी श्रेणी है, तो हम कहेंगे लद्दाख श्रेणी है। कौन सी, अभी मैंने आपको बताया काराकोरम, देखो सबसे उत्तर में हो जाएगी काराकोरम। काराकोरम के बाद कौन सी हो जाएगी आपकी लद्दाख आ जाएगी। लद्दाख के बाद आपकी जास्कर आ जाएगी। जास्कर के बाद बात किया तो पीर पंजाल आ जाएगी और पीर पंजाल के बाद बात किया तो धौलाधर आ जाएगी। कौन सी, धौलाधर आ जाती है। तो हम कहेंगे जो जास्कर है, जास्कर के उत्तर में कौन सी रहेगी, लद्दाख पर्वत श्रेणी रहती है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। देखो चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर करके बेल आइकन प्रेस कर दो, थोड़ा मोटिवेशन मिलता है, अच्छा लगता है। इतनी मेहनत से आप लोगों के लिए वीडियो बनाता हूं और एक दिन में 4 से 5 आप लोगों के लिए टेस्ट सीरीज की वीडियो आती हैं। कुछ वीडियो हम लगवाते हैं, कुछ पारुल मैम, कुछ सपना मैम, कुछ आपके दीपक सर लगवाते हैं। तो ये 4 से 5 वीडियो आप लोग देख पाते हो, थोड़ा मोटिवेशन दे दिया करो। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया करो, शेयर कर दिया करो। कुछ और ग्रुप्स होते हैं आपके, उनको भी हेल्पफुल होगी, मुझे और अच्छा लगेगा। फैमिली जितनी बड़ी होती जाती है उतना काम करने में और मजा आता जाता है। निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। एक तरफ फसल है, दूसरी तरफ सीजन है। कौन सी फसल किस सीजन से संबंधित है? जैसे जौ की फसल की बात करें रबी के सीजन की है, चंदन की बात करें खरीफ की सीजन की है, तरबूज की बात करें तो जैन सीजन की है। ऑप्शन हमारा डी रहेगा, 1 2 3 ऑप्शन हमारे यहाँ पर करेक्ट है। भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण IWAI के संबंध में विचार करें। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही है? भारत अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के बारे में विचार करना है। इसकी स्थापना 1986 में की गई थी, करेक्ट है। इसका जो मुख्यालय हेडक्वार्टर है वो नोएडा में है, ये भी सही है। जल शक्ति मंत्रालय के तहत संचालित होता है। क्या जल शक्ति मंत्रालय के तहत संचालित होता है? नहीं, यह आपका केंद्रीय बंदरगाह नौवहन जलमार्ग मंत्रालय के तहत काम करता है। कौन सा? केंद्रीय बंदरगाह नौवहन जलमार्ग मंत्रालय है। क्या है? मंत्रालय है। इस मंत्रालय के तहत जो है आपका IWAI जो है कार्य करता है। तो ऑप्शन 1 और 2 सही है, जबकि तीसरा वाला ऑप्शन यहाँ पर गलत है। नेक्स्ट आता है कि पूर्वी घाट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कौन सा ऑप्शन सही है? पूर्वी घाट के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। सही ऑप्शन कौन सा है? वे 600 मीटर की औसत ऊंचाई के साथ एक सतत पर्वत श्रृंखला है। तो पूर्वी घाट जो है एक सतत पर्वत श्रृंखला पहली बात तो नहीं है। क्या है? जो पूर्वी घाट है आपके सतत पर्वत श्रृंखला जो है आपकी यहाँ पर नहीं है। सबसे पहली असत पर्वत श्रृंखला है। 600 मीटर ऊंचाई के साथ कैसी है? असत पर्वत श्रृंखला है, असत पर्वत श्रृंखला है। तो पहला ऑप्शन गलत है। वे महानदी घाटी के दक्षिण से नीलगिरी पहाड़ियों तक पूर्वी घाट के समानांतर, ये आपका महानदी घाटी और ये आपका क्या हो जाएगा? नीलगिरी पर्वत श्रृंखला हो जाएगी, पहाड़ी हो जाएगी। तो यहां से लेकर यहां तक आपके समानांतर रूप में फैला हुआ है। तो हम कहेंगे केवल दूसरा वाला सही है, पहला वाला ऑप्शन जो है आपका गलत है। नेक्स्ट बात करेंगे निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही सम्मिलित नहीं है? मौसम है और अवधि है, कौन से मौसम किस अवधि से संबंधित यहाँ पर नहीं है? जैसे बात करें हम शीत ऋतु, क्या है? शीत ऋतु जो है आपका है दिसंबर से फरवरी तक के मध्य में है, करेक्ट है। ग्रीष्म ऋतु दक्षिण में मार्च से मई के उत्तर में जून तक है, ये भी करेक्ट है। दक्षिण पश्चिम मानसून के आगे का बढ़ना मई से अगस्त, नहीं, दक्षिण पश्चिम मानसून के आगे बढ़ना आपका 1 जून से आसपास केरल तट से होता है। क्या है? 1 जून के आसपास केरल तट से देखने को मिलता है। तो ये आपका जो मगध से अगस्त लगा है ये तो आपका गलत दिखा है। दक्षिण पश्चिम मानसून का प्रत्यावर्तन की बात की जाए, क्या है प्रत्यावर्तन? अक्टूबर से नवंबर तक है, ये भी ऑप्शन सही है। तो सी वाला ऑप्शन आपका गलत था जो बता दिया। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। उपयुक्त में से किन्हें महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत का समर्थन करने के लिए प्रमाण माना जाता है? तो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के बारे में कौन कौन से ऑप्शन सही हैं? महाद्वीपीय मार्जिन के जिगशॉ फिट, हाँ बिल्कुल माना जाता है समर्थन। कोयला और जीवाश्म वनस्पति का वितरण, ये भी समर्थन माना जाता है। पुरा चुंबकत्व, ये भी समर्थन मिलता है। आपने ज्योग्राफी की क्लास में कुछ पहले ही चैप्टरों में ये सब चीजें पढ़ी होंगी, तो हम कहेंगे डी वाला ऑप्शन यहाँ पर जो है आपका करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट आता है महाद्वीपीय विस्थापन समुद्र तल के प्रसार और पुरा चुंबकत्व की संयुक्त व्याख्या के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ पर कहेंगे प्लेट टेक्टोनिक्स को। किसको? प्लेट टेक्टोनिक्स को महाद्वीपीय विस्थापन के समुद्र तल के प्रसार पुरा चुंबकत्व की संयुक्त ज्वाइंट रूप से व्याख्या के बारे में जाना जाता है। तो प्लेट टेक्टोनिक्स यहाँ पर ऑप्शन सही हो जाएगा। अनियमित भू आकृतियों, क्या है? अनियमित भू आकृतियों और आंतरिक बहावलों के कारण पृथ्वी की गतिशील संतुलन की निरंतर स्थिति का वर्णन करने के लिए प्रयुक्त शब्द क्या है? तो प्रयुक्त शब्द जो है समस्थानिक है। क्या है? समस्थानिक जो है प्रयुक्त शब्द है। अनियमित भू आकृतियों आंतरिक बहावलों के कारण पृथ्वी की गतिशील संतुलन की निरंतर स्थिति का वर्णन करने के लिए। पूर्वांचल शब्द के लिए किसे संदर्भित करता है? पूर्वांचल शब्द बात कर रहा है किसको संदर्भित करता है? तो पूर्वांचल शब्द हम कहेंगे ब्रह्मपुत्र घाटी से आगे पूर्वोत्तर भारत की पहाड़ियों के लिए पूर्वांचल शब्द जो है प्रयुक्त करता है। जो ब्रह्मपुत्र की घाटी है आपकी, यहाँ पर जैसे अगर हम बात करूं यहाँ पर इस तरीके से जो ब्रह्मपुत्र की घाटी मिल जाएगी आपको, ब्रह्मपुत्र की घाटी से पूर्वोत्तर की जितनी भी यहाँ पर पहाड़ियां पाई जाती हैं ये सभी पूर्वांचल क्षेत्र के लिए जो है जानी जाती है, जिसमें आपकी मेघालय पठार आ जाएगा, गारो खासी जयंतीय पहाड़ियां आ जाएंगी, है ना, पटकाई बोम आ जाएगी, मिसमी आ जाएगी, लोसाई आ जाएगी, नागा आ जाएगी, है ना, मिजो आ जाएगी, त्रिपुर पहाड़ी, ये सब आपकी जो है पूर्वांचल के रूप में इनको जाना जाता है।
भाबर क्षेत्र के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो देखो भाबर क्षेत्र के बारे में कह रहा है सही ऑप्शन, सूक्ष्म जलोढ़ निक्षेप पाए जाते हैं, गलत है। प्रतिवर्ष नदियों में बाढ़ आती है, ये भी गलत है। खादर में आती है। इस क्षेत्र में धरातल धराएं प्रायः भूमिगत हो जाती हैं, हाँ बिल्कुल, इस क्षेत्र में जो धराएं हैं भूमिगत हो जाती हैं, बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर 10 से 15 किलोमीटर चौड़ी संक्रीट पट्टी भाबर क्षेत्र के रूप में जानी जाती है और जो नदियां हैं वो भूमिगत हो जाती हैं, बिल्कुल ठीक है। तराई के स्तर से नीचे स्थित होती है, तो ये ऑप्शन यहाँ पर गलत है। तो ऑप्शन आपका केवल सी वाला सही था। निम्नलिखित में से कौन सी उत्तर भारत के युवा बलित पर्वतों की विशेषता नहीं है? विशेषता नहीं है, बात कर रहा है कि युवा बलित पर्वतों की विशेषता कौन सी नहीं है, तो हम कहेंगे हिमनद झीलों और हिम क्षेत्रों की उपस्थिति, ये तो विशेषता है। एक समान ऊंचाई वाले धीरे धीरे ढलान भूभाग, एक समान ऊंचाई वाले तो हो ही नहीं सकते हैं ना, तो बी ऑप्शन गलत है। ट्रांस हिमालयी नदियों के द्वारा खोदी गई गहरी घाटियां, ये भी सही है। उष्णकटिबंधीय वनों से अल्पाइन घास के मैदानों तक वनस्पति भिन्नता, ये भी ठीक है। तो ऑप्शन हमारा ए सी डी सही है, जबकि बी ऑप्शन यहाँ पर गलत है। उत्तर पश्चिम में स्थित निम्नलिखित किस पर्वत दर्रे ने भारत और मध्य एशिया के बीच में एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक प्रवेश द्वार के रूप में कार्य किया है? तो प्रवेश द्वार के रूप में खैबर दर्रा, अब ये बोमलीला दर्रा भी नहीं है, नाथुला भी नहीं है, सब किला, तो देखा जाए तो आपका यहाँ पर जो आपका भौतिक राजनीतिक और सांस्कृतिक कड़ा बिंदु माना जाता है, खैबर दर्रे को ही भारत और मध्य एशिया के लिए जाना जाता है, जहां से व्यापारी आक्रमणकारी सारे लोग यहां से आए और गए हैं। तो हमको खैबर दर्रा याद रखना है। श्रीलंका को निम्नलिखित में से भारत से अलग करता है, क्या अलग करता है? मन्नार की खाड़ी अलग करता है। ये छोटा क्वेश्चन है, हालांकि अगर मैं ना बताता, आपसे पूछा, फिर भी आप लोग बता ही सकते थे, आप लोग होशियार भी हो। निम्नलिखित में से कौन सी नदियां बंगाल की खाड़ी में प्रवेश करने से पहले डेल्टा बनाती हैं? तो यहाँ पर कौन कौन सी नदियां? तो हम कहेंगे देखो नर्मदा आपकी नहीं बनाती है ना बंगाली खाड़ी में, ये आपकी अरब सागर में गिरती है। यहाँ बात की जाए माही, तो माही भी देखो आपकी कहाँ, अरब सागर में गिरती है। और यहाँ पर आ जाती है आपकी इंद्रावती, गंगा, गोदावरी, कृष्णा। तो यहाँ पर थोड़ा सा डाउट आता है, क्यों? क्योंकि महानदी कृष्णा, कावेरी, गोदावरी जो आपकी हैं बंगाल की खाड़ी में डेल्टा जो है बनाती है, क्या डेल्टा जो है बनाती हैं। ऑप्शन हमारा कौन सा, डी वाला यहाँ पर जो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करेंगे। भारत गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान के संदर्भ पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन सही है? भारत गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान के संदर्भ में कौन सा ऑप्शन सही है? भारत गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान मूल रूप से एक भू समकालिक अवसाद था, जो हिमालय पर्वत निर्माण के तीसरे चरण के दौरान काफी विकसित हुआ है। हम कहेंगे बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि भू समकालिक क्या था, अवसाद था, और हिमालय जब पर्वत का निर्माण हुआ तो वह काफी ज्यादा विकास या विकसित हो गया है। इस मैदान के जलोढ़ निक्षेपों की औसत गहराई 100 से 200 मीटर तक पाई जाती है। 100 से 200 मीटर तक पाई जाती है क्या? हम कहेंगे नहीं, 100 से नहीं, बल्कि 1000 से लेके 2000 मीटर तक यहाँ पर जो है आपकी गहराई देखने को मिलती है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन केवल पहला वाला ही सही है, दूसरा वाला गलत है। निम्नलिखित में से कौन पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है? भाई पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो हम कहेंगे जिंदगड़ा। कौन सी है? जिंदगड़ा जो आपकी है पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। और बात की जाए इसकी ऊंचाई कितनी है? 690 मीटर। कितना? 690 मीटर आपकी इसकी जो है जिंदगड़ा की चोटी की ऊंचाई है, और यह पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। अन्य चोटियों की बात करें जैसे अरमाकोंडा भी है ना, गलीकोंडा भी है, और सनकर्क मेट्टा भी है। तो ये अलग अलग है और इनकी ऊंचाई इनसे कम है। हिमालय पर्वतमाला का अभिविन्यास विभिन्न क्षेत्रों में बदलता रहता है। किस क्षेत्र में हिमालय मुख्य रूप से पूरब पश्चिम दिशा में स्थित है? तो किस क्षेत्र में है? तो हम कहेंगे सिक्किम दिशा में। सिक्किम में जो है आपका जो हिमालय है पूरब पश्चिम दिशा में मुख्य रूप से जो है पाया जाता है। भारत के उत्तरी मैदानों के संदर्भ पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? तो भारत के उत्तरी मैदानों के संदर्भ पर विचार करें, भावर जो है क्षेत्र जो है शिवालिक गिरिपथ के समानांतर फैली है, और एक संकीर्ण पट्टी है जहां नदियां गोलास में जमा करती रहती हैं। बिल्कुल करेक्ट है। तराई पेटी मुख्य रूप से एक शुष्क क्षेत्र है जो भावर के दक्षिण में है। तो ये तो यहाँ पर ठीक था, लेकिन यहाँ पर लिखा है शुष्क क्षेत्र है, तो ऑप्शन यहाँ पर जो है आपका ये तो गलत लिखा था। तो ऑप्शन केवल एक सही रहेगा, जबकि दूसरा वाला ऑप्शन यहाँ पर गलत है। प्रायद्वीपीय पठार एवं उसके आसपास की विशेषताओं के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? प्रायद्वीपीय पठार उसके आसपास की विशेषताओं के बारे में कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है? जैसे बात करें यहाँ पर पश्चिमी घाट की औसत ऊंचाई पूर्वी घाट की तुलना में अधिक है और अधिक अवतरित भी है, तो हम कहेंगे हाँ, ऑप्शन आपका डी वाला ही सही है। बाकी अगर बात करें पूर्वी घाट पश्चिमी घाट की तुलना में
अधिक अवर्वर्तित है, तो आपका गलत है क्योंकि अभी डी वाला ऑप्शन इसका विपरीत है पूरा। नीलगिरी पहाड़ियां अनाईमुड़ी प्रायद्वीप पठार की सबसे ऊंची चोटी है, तो नीलगिरी की पहाड़ी है या फिर अन्नामलाई की है, तो अन्नामलाई जो चोटी आपकी अन्नामलाई की है, किसकी, अन्नामलाई की है, ना कि नीलगिरी की। नीलगिरी की तो टोडा बेटा है, तो ऑप्शन ये भी गलत है। अधिकांश प्रायद्वीपीय नदियां पूर्वी घाट से निकलती है, तो ये भी गलत है, पश्चिमी घाट से निकलती है ना। केवल डी ऑप्शन आपका सही था। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर जो है आपका सही है। भारतीय मरुस्थल की विशेषता शुष्क जलवायु, कम वर्षा, बहुत सी अनुदैर्घ्य रेतीले टीले और बरखान पाए जाते हैं। बरखान मतलब समझते हो ना आप, इस तरीके से बरखान जो होते पाए जाते हैं, इस तरीके से, है ना, इस तरीके से बरखान जो है आपके इस तरीके से बना सकते हैं, इस तरीके से। यहाँ पे जो है आपकी बालू के टेले के रूप में बरखान पाए जाते हैं, तो हम कहेंगे पहला सही है। लूनी नदी जो भारतीय मरुस्थल के उत्तरी भाग से होकर बहती है, अल्पकालिक नदी है। तो भाई साहब ये आपकी जो नदी है लूनी नदी मरुस्थल के दक्षिणी भाग से होकर बहती है, पहली बात तो किसमें, दक्षिणी भाग से जो है बहती है, ना कि उत्तरी भाग से बहती है, तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया, तो केवल पहला ही ऑप्शन आपका सही है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरी मतलब कि रेडियल अपवाह का प्रतिरूप निर्माण करती है। रेडियल या अरीय नदी का अपवाह प्रतिरूप का निर्माण है, कौन सी नदी करती है, हम कहेंगे सोन नदी करती है। कौन सी, सोन नदी करती है। और यह जो है नदियां केंद्रीय ऊंचे स्थान से निकलकर सभी दिशाओं में बाहर की ओर, जैसे मान लो ये आपकी चोटी हो गई और यहां से नदी निकल रही है और ये सारी दिशाओं में बह रही है, तो इसी को हम क्या कहते हैं, सभी दिशाओं से बहना है, इसको पहिए की तीलियों के जैसी आकृति बन जाती है, जिसे हम स्पॉक्स कहते हैं, उसी को हम रेडियल या अरी अपवाह का प्रतिरूप का निर्माण जो है बनाते हैं। 100 नदी इन चारों में आपकी बनाती है। तो ऑप्शन यहाँ पर आज हमने 50 क्वेश्चन कर लिए। नेक्स्ट हम यहाँ पर 51 से जो है अगली वीडियो में बात करेंगे। आई थिंक आप लोगों को पूरी वीडियो पसंद आ रही है। कोई भी डाउट है, कोई क्वेश्चन है, आप में बेझिझक होकर कमेंट कर सकते हो, टेलीग्राम पर मैसेज भी कर सकते हो, या हमारे ऐप को डाउनलोड करके आप लोग मल्टीपल टेस्ट सीरीज हुआ, पीडीएफ हुआ, इन सभी चीजों को ज्वाइन भी कर सकते हो। तो वीडियो पर बने रहने के लिए आप सभी का आज बहुत बहुत धन्यवाद।